हार्टलेस सीईओ एपिसोड 10। कहानी का टाइटल है ज़रूरत हो तुम मेरे लिए, और ज़रूरी भी। तो चलिए अब कहानी को जल्दी से शुरू करते हैं। और आज का ये एपिसोड काफ़ी बड़ा होने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे कहा था। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करती हूँ। रात के 10 बज रहे थे। अवनी जी बाथरूम से बाहर आई। उन्होंने देखा कि अभय बेड पे बैठे हुए हैं, उनका ही इंतजार कर रहे थे। अवनी उनके पास आई तो अभय ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास ही बिठा लिया और बोलते हैं, तुम अथर्व की शादी की बात कर रही थी, जबकि तुम्हें पता है कि वो किस किस्म का इंसान है। वो तूफान खड़ा कर देगा शादी की बात सुनते ही। अवनी जी ने गहरी सांस ली और बोलती हैं, अभय आपका बर्ताव भी तो कुछ ठीक नहीं था ना शादी से पहले। तब तो साइको की तरह ही बर्ताव करते थे, लेकिन जब मैं आपकी ज़िंदगी में आई, हमारी शादी हुई, हम दोनों के बीच में प्यार हुआ, तब सब कुछ ठीक हुआ था। आज आपके बर्ताव में कितना अंतर आ गया है। आज आप एक सुलझे हुए और शांत किस्म के इंसान हैं। ये शादी की वजह से ही तो हुआ है ना। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आई, पहले मेरी जिम्मेदारी आई, फिर हमारे 2 बच्चों की जिम्मेदारी आई, तो आप अपने आप ही शांत हो गए और आपका गुस्सा जैसे कहीं चला सा गया। आप हर चीज़ को शांति से समझने लगे। तो मैं भी बस ऐसा ही चाहती हूँ कि हमारा बेटा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो। जब उसकी शादी हो जाएगी, उसके ऊपर भी जिम्मेदारियाँ आएंगी। उसकी पत्नी और उसके अपने बच्चों के वजह से ही वह अपने स्वभाव को बदलने की पूरी कोशिश करेगा। वह शांत किस्म का इंसान बन जाएगा और रिश्तों की कदर करना सीख जाएगा। उसके लिए अपनी पत्नी और उसके बच्चे होंगे तो रिश्ते उसके लिए भी बहुत कीमती बन जाएंगे। और उसका जो रुद्र रूप है ना, वो भी शांत हो जाएगा और वो उनकी कद्र करेगा, और धीरे धीरे उसके लिए सारे रिश्ते कीमती बनते जाएंगे। अवनी जी की बातें सुनकर अभय बोलता है, तुम्हारी बात एकदम ठीक है अवनी, लेकिन इस बात की शुरुआत करना आसान नहीं है। अथर्व से हम किस तरीके से बात करेंगे कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। हम उससे डरते नहीं हैं, लेकिन उसका स्वभाव बहुत खराब है। कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले, क्योंकि वह झुकेगा तो नहीं, जाहिर सी बात है। और अगर हमने जिद करने की कोशिश की तो वह अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरा प्यार है। मैं उसे बहुत चाहता हूँ, और उसकी शादी हो जाए, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाए, वो प्यार करना सीख जाए, उसे समझ जाए कि बीवी बच्चे रिश्ते क्या होते हैं। तो बस यही चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। अवनी जी, ऐसा ही होगा अभय जी, बिल्कुल। मुश्किल बस ये है कि अथर्व से शादी की बात कैसे करें और उसे शादी के लिए कैसे मनाएं, क्योंकि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, इतना मुझे ज़रूर यकीन है। बस हमें अथर्व से बात करनी होगी, उसे शादी के लिए मनाना होगा। बाकी आगे का सब मैं संभाल लूँगी। मुझे लड़की भी पसंद आ गई है, जो अथर्व के लिए एकदम ठीक रहेगी। अभय जी हैरानी से बोलते हैं, किस लड़की की बात कर रही हो तुम। अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुशी से बोलती हैं, मिस्टर ओम ओबरॉय की बेटी रूहानी ओबरॉय। रूहानी का नाम सुनकर अभय जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा जाती है। हालांकि वे रूहानी को इतना नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्होंने रूहानी को देखा था तो उसे भी रूहानी बहुत अच्छी लगी थी। वो काफ़ी खूबसूरत थी, इसके अलावा काफ़ी संस्कारी भी लग रही थी। अभय जी अवनी जी से कहते हैं, अथर्व से पहले तो हमें ओबरॉय जी से बात करनी होगी, उन्हें मनाना होगा, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी देनी है, तो उन्हें तो हर चीज़ 7 बार सोचनी पड़ेगी ना। और अथर्व के बर्ताव से तो वाकिफ ही होंगे। तो
नहीं, मुझे मुझे लगता है कि वह अपनी बेटी की शादी कभी भी ऐसे लड़के से नहीं करवाएंगे जो इतना ज़्यादा गुस्सैल हो। अवनी अभय को बोलती है, आप पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे अथर्व में कोई कमी नहीं है, वह बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी भावनाएं अंदर दफन हैं, जिसे बाहर निकालने का काम उसकी बीवी करेगी। बाकी ओबरॉय जी की बेटी को हम कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, हम हद तक पूरी कोशिश करेंगे और उसका ख्याल रखेंगे, कभी उसे कोई कमी नहीं आने देंगे। हमें मिस्टर ओबरॉय से बात करनी होगी, उनके घर रिश्ता भेजना होगा, ये कल ही होगा, और आपको मेरा पूरा साथ देना होगा, क्योंकि अब मैं अपने बेटे की ज़िंदगी को सुधारना ही चाहती हूँ, और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बेटे को ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा करना है। कब तक हम उसे इस तरीके से देखते रहेंगे? मुझे मेरा पहले वाला अथर्व वापस चाहिए। अथर्व जी ने गहरी सांस ली और अवनी को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोलते हैं, कल हम मिस्टर सक्सेना से बात करेंगे और उनकी बेटी का हाथ कल हम मिस्टर ओबरॉय से बात करेंगे और उनकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगेंगे, ठीक है? अभय जी की बात सुनकर अवनी जी खुश हो जाती हैं और उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वह अपने बेटे के लिए आने वाले उसके खूबसूरत फ्यूचर को देख पा रही थी। वह रूहानी के साथ थे और वो ये फ्यूचर देखकर काफी खुश भी थी। अगली सुबह 9 बज रहे थे। रूहानी जल्दी से रेडी होकर गाड़ी में बैठकर घर से निकल जाती है। कुछ ही देर के बाद वो एक ऑर्फनेज के पास पहुंचती है। रूहानी अपने हाथ में ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर ऑर्फनेज के अंदर चली जाती है। उसके आते ही वहां मौजूद ढेर सारे बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए और उसके चारों तरफ भीड़ करके खड़े हो गए, उससे लिपटने की कोशिश करने लगे। रूहानी और छोटे छोटे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो गई और जोर से बोलती है, आप सबके लिए गिफ्ट्स है, चिंता मत करिए। अब आप सब लाइन में खड़े हो जाइए, सबको गिफ्ट्स मिलेंगे, ओके? रूहानी की बात सुनकर छोटे छोटे बच्चों ने लाइन लगाना खड़ी कर दिया और उसको देखकर रूहानी को बहुत खुशी मिल रही थी। अक्सर रूहानी ऑर्फनेज में आया करती थी और इन प्यारे अनाथ बच्चों के लिए तोहफे और कुछ आर्थिक मदद को कर दिया करती थी। वह समझ सकती थी कि माँ बाप का ना होना कितना बुरा होता है, इसलिए वह इन बच्चों को हर तरीके से खुशियाँ देने की कोशिश करती थी। रूहानी सबको गिफ्ट बांट रही थी, बहुत खुश हो रही थी। बच्चों को हमेशा रूहानी से गिफ्ट मिलता था। रूहानी सब बच्चों को बहुत पसंद भी करती थी। रूहानी गिफ्ट्स ही बांट रही थी, लेकिन दो जोड़ी आंखें कब से उसे ही देख रही थी। उन आंखों में रूहानी के लिए जो था वो बेहद था और हर हद के पार था। वो आंखें एक पल के लिए भी झपक नहीं रही थी, वो लगातार रूहानी को ही देखे जा रही थी, लेकिन रूहानी को इसका एहसास तक नहीं था कि कोई जुनून भरी नजरों से सिर्फ उसे ही देख रहा है। उन बच्चों के साथ वक्त बिताकर रूहानी को काफी अच्छा महसूस होने लगा था। वह बहुत खुश थी और मुस्कुरा भी रही थी। वहीं उसकी प्यारी सी आकर्षक मुस्कुराहट को देखकर उन दो जोड़ी आंखों में भी चमक आ गई। तभी रूहानी ने देखा एक बच्ची उदास सी खड़ी थी और गिफ्ट्स भी उसके साइड में रखा हुआ था। रूहानी उस बच्ची के पास आई और अपने घुटनों के बल बैठकर उस बच्ची के प्यारे से चेहरे को थामकर बोलती है, क्या हुआ छोटी सी बेबी को, आपको गिफ्ट पसंद नहीं आया? उस छोटी बच्ची ने रोनी सूरत बनाकर कहा, आपकी वजह से मिस्टर डिसेंट यहाँ से चले गए, वरना वह मेरे साथ हमेशा खेलते हैं। रूहानी, ये मिस्टर डिसेंट कौन है बेटा, और मैंने ऐसा क्या किया है? बच्ची, पिछली बार काफ़ी दिनों से यहाँ एक बहुत अच्छे अंकल आते हैं जो हमारे लिए आपसे भी ज़्यादा गिफ्ट्स लाते हैं, और तो और वे हमारे साथ बहुत सारा टाइम भी एक्सपेंड करते हैं। वो हमें बहुत खुशियाँ देते हैं, हमारी मदद करते हैं, हम जो उनसे मांगते हैं वो सब कुछ हमें ला कर देते हैं। वे आज भी आए थे और यहीं पर थे हमारे सामने, लेकिन आप जैसे ही आई वो यहाँ से चले गए। लेकिन मुझे तो उनके साथ और खेलना था, बहुत सारा वक्त भी बिताना था। मैं बहुत उदास हूँ, मुझे मिस्टर डिसेंट वापस चाहिए।
रूहानी ने उस बच्चे के माथे को चूमा और प्यार से बोलती है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था कि आपके मिस्टर डिसेंट अंकल यहाँ से चले जाएंगे, जो कि मेरी वजह से आप मुझे बताओगे। वे कहाँ रहते हैं, मैं उन्हें वापस बुला लूँगी और कहूँगी कि इस प्यारी सी बच्ची के साथ बहुत सारा वक्त बिताएं, और जब वे आएंगे तब मैं नहीं आऊँगी, ठीक है। बच्ची, वे तो कभी भी आ जाते हैं और कभी भी चले जाते हैं, उनका तो नाम भी मुझे नहीं पता, और वो कहाँ रहते हैं ये भी मुझे नहीं पता। वे बहुत अलग हैं, वो हंसते नहीं हैं, बस हमारे साथ वक्त बिताते हैं और चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, आपसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। रूहानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो बोलती है, मैं खुश हूँ कि वे इतने ज़्यादा अच्छे हैं और आपसे इतना प्यार भी करते हैं। चलो, इस दुनिया में अच्छाई अभी भी मौजूद है, जो इन अनाथ बच्चों के बारे में भी लोग सोचते हैं। रूहानी ने उस बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे लेकर ऑर्फनेज के अंदर यानी आश्रम के अंदर चली जाती है और वहाँ पे रख रखाव करने वाले के पास अंदर आकर उन्हें देखती है, जो कि वो एक अधेड़ उम्र का ही आदमी था और चेयर पर बैठा था और वो अखबार पढ़ रहा था। उस आदमी को देखकर रूहानी बोलती है, नमस्ते रमेश अंकल। उस आदमी ने नजरें उठाकर रूहानी को देखा और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोलते हैं, नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम। रूहानी, मैं ठीक हूँ, काफ़ी दिन हो गए, आश्रम नहीं आई थी तो सोचा आज आ जाऊँ। रमेश जी, अच्छा किया तुम आ गई, बच्चे तुम्हें बहुत याद करते हैं। रूहानी, मुझे भी बहुत याद आ रही थी। वैसे एक बात बताइए, ये छोटी बच्ची किसकी बात कर रही है? क्या यहाँ पर कोई और भी आता है जो बच्चों के लिए गिफ्ट्स देता है? रमेश जी कुछ सोचते हुए बोलते हैं, हाँ, पिछले 1 महीने से यहाँ पर एक आदमी आता है जो इन बच्चों को गिफ्ट देता है। इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इनके साथ काफ़ी वक्त भी बिताता है, और कई बार तो वह बच्चों को बाहर घुमाने भी लेकर गया है। रूहानी, कौन है वो आदमी? क्या आप जानते हैं उन्हें? और जानते हैं तो कैसे? रमेश, मैं उसे जानता तो नहीं, लेकिन वह अच्छा इंसान है। पहले मैंने उसे ऑब्जर्व किया, फिर ही उस पर विश्वास किया। रूहानी, अंकल, आप उस इंसान को अच्छे से जानते ही नहीं, तो बच्चों की जिम्मेदारी आप उसके ऊपर कैसे दे सकते हैं? आपको तो पता ही है ना, बच्चों का बिजनेस होता है आजकल बाहर। वो अनजान आदमी उन्हें उठाकर ले जाए और उनके साथ कुछ गलत कर दे तो हम क्या करेंगे? रूहानी की बात सुनते ही छोटी बच्ची गुस्से से बोलती है, आप हमारे डिसेंट अंकल के बारे में कुछ भी मत कहिए, वे बहुत अच्छे हैं, वे बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, वे हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। उस बच्ची की नाराज़गी को देखकर रूहानी बोलती है, हाँ बेटा, आपके अंकल बहुत अच्छे हैं, आपके साथ कभी कुछ गलत करेंगे ही नहीं, आप बाहर जाके खेलिए। वो बच्ची तेजी से बाहर चली गई। उसके जाते ही रूहानी परेशान होकर बोलती है, अंकल, मैं उस आदमी के बारे में कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, मुझे बस इन बच्चों की चिंता है। जिस तरीके से मैं यहाँ आती हूँ, गिफ्ट्स देती हूँ, बच्चों के साथ समय बिताती हूँ, वैसे वह भी आता होगा। और तो और मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि आप सावधानी रखिएगा। हर इंसान बुरा नहीं होता तो हर इंसान अच्छा भी नहीं होता। जब मैं नई नई इस आश्रम में आई थी, आज से 2 साल पहले, तब मैं भी आपके लिए सबसे अनजान ही थी। धीरे धीरे हम सब अपने बन गए। बस उसी तरह वो अनजान आदमी भी धीरे धीरे हमारा अपना ही बन जाएगा, लेकिन हमें सावधानी रखनी होगी। बच्चे काफ़ी खुश हैं उससे, और छोटी बच्ची तो कुछ ज़्यादा ही खुश है। रमेश जी, वह इंसान यह बहुत अच्छा, जब वह आता है ना तो उस वातावरण में एक अलग ही सकारात्मकता छा जाती है। ऐसा लगता है
कि उसके आने से जब कोई गड़बड़ कभी नहीं होगी, कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा इंसान है वह। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा आकर्षक है जिसकी कोई हद नहीं है। हालांकि वो मुस्कुराता नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है बच्चों के साथ और कुछ देर बाद वापस चला जाता है। आजकल के नौजवान भी इतने अच्छे नहीं होते और छोटे छोटे अनाथ बच्चों के बारे में सोच सकते हैं। ये काफ़ी हैरानी की बात है। वह इंसान इन बच्चों के साथ इतना अच्छा है। वह इंसान हमेशा अपने मुंह पर मास्क लगा कर आता है। हमने तो बस उसकी आंखें देखी हैं। हमने उसकी आंखों में सच्चाई जरूर देखी है। हमें पता चल गया कि जिसे हम झुठला नहीं सकते। तुम जब उससे मिलोगी तब तुम भी समझ जाओगी कि वह इंसान सच में बहुत अच्छा है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। रमेश की बात सुनकर रूहानी अंदर भी काफी जिज्ञासा जागने लगी। वो अपनी क्यूरोसिटी को छुपा नहीं पा रही थी। वो उस इंसान से मिलना चाहती थी। कितना अच्छा है जिससे आश्रम वाले 1 महीने के अंदर ही इतना पसंद कर लेते हैं कि अब वह सबको मदद और उनकी आदत भी बन गया है। कुछ देर के बाद रूहानी बच्चों से मिलकर वापस अपने घर के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद आश्रम के गार्डन में खड़ा एक शख्स जो कुछ देर से अपनी जुनूनी निगाहों से रूहानी को ही देखे जा रहा था, वो गार्डन से बाहर आया और ग्राउंड में खेलते बच्चों को देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी और वे काफी चमक भी रही थी। उसने अपनी पैंट की जेब में अपने हाथ डाले और दमदार आवाज में बोलता है, रिश्तों पे यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं बार बार तुम्हारे बारे में सोचूं, तुम्हारी तरफ बढ़ूं। चाहती क्या हो तुम? मेरे पास कुछ नहीं रखा है सिवाय गुस्से के, जिससे तुम जैसी कोमल कली झेल नहीं पाएगी, और तकलीफ तुम्हें मैं देना नहीं चाहता। अनजान होकर भी बेहद ज़रूरी हो गई हो तुम मेरे लिए, या ये कहें कि अब ज़रूरत बन गई हो तुम मेरी। इतना कहकर उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और अपने मुंह पर काला मास्क लगाकर वहां से चला जाता है। बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी जिसके अंदर बैठकर वो आदमी वहां से तुरंत का तुरंत निकल जाता है। मिस्टर ओबरॉय अपनी कंपनी में ऑफिस में चेयर पर बैठकर अपनी बेटी के भविष्य के बारे में ही सोच रहे थे, तभी उनका फ़ोन बजने लगता है। ओम जी ने फ़ोन उठाया तो देखा मिस्टर अभय कपूर ही उन्हें कॉल कर रहे हैं। ये नाम पढ़कर ओम जी को काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन उनके फ़ोन उठाया और बहुत ही विनम्रता से बोलते हैं, हेलो मिस्टर अभय। सामने से अभय कपूर भी बहुत ही विनम्र होकर बोलते हैं, हेलो मिस्टर ओबरॉय, कैसे हैं आप? ओम जी, मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अभय, मैं भी एकदम ठीक हूँ, बस आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी तो सोचा आपसे मिलने आ जाएं। क्या आप फ्री हैं तो हम एक मीटिंग रखते हैं। ओम जी हैरानी से बोलते हैं, कोई सीरियस बात है क्या? मतलब कोई प्रॉब्लम वाली तो बात नहीं है ना? अभय जी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बात ज़रूरी ही है, हम दोनों के बच्चों से जुड़ी है। एक बार हम मिल लेंगे फिर मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। अभी आपके पास टाइम है तो मैं आपको एक एड्रेस भेजता हूँ, आप वहाँ पर पहुँच जाइए। ओम जी ने काफ़ी सोचा और फिर हाँ कह देते हैं। कुछ देर के बाद ओम जी अपनी कार में बैठकर एक रेस्टोरेंट के बाहर निकल जाते हैं जहां अभय कपूर उनसे मिलने के लिए बुलाए हुए थे। वो रेस्टोरेंट में पहुंच गए जो काफ़ी अच्छा था, जहां पर मोस्टली अच्छे घर के ही लोग जाया करते थे। ओम जी रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं जहां पर एक टेबल पर अभय कपूर और अवनी कपूर बैठे हुए थे। ओम जी उनके पास आते हैं और अभय और अवनी अपनी जगह से खड़े होते हुए अभय जी ने उनके साथ हाथ मिलाया और उसे चेयर पर बैठने के लिए कहते हैं। वहाँ तीनों चेयर पर बैठ गए। कुछ देर तक उन दोनों ने
उन दोनों के बीच में काफ़ी फॉर्मेलिटी के रूप में बातें हो रही थी। चाय पीने के बाद अभय जी बोलते हैं, मिस्टर ओम, मैं आपके परिवार को जानता हूँ। आपसे बिजनेस के तौर पर भी हमारे रिश्ते अच्छे ही रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता और ज़्यादा जुड़ जाए। ओम जी मिस्टर अभय की बातों को समझ नहीं पा रहे थे और कहते हैं, मिस्टर अभय, मैं आपकी बातों को समझ नहीं रहा। आप साफ साफ कहें कि क्या बात है। कब से मुझे घबराहट हो रही है कि पता नहीं आप क्या बात करना चाहते हैं। अवनी जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर ओब्रॉय। बात बहुत छोटी सी है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण भी। अभय जी, हाँ मिस्टर ओब्रॉय, अवनी सही कह रही हैं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि हम बिजनेस पार्टनर के साथ साथ आपस में पारिवारिक बंधन भी जोड़ लें। दरअसल हमें आपकी बेटी काफ़ी पसंद आई है। अपने बेटे के लिए साफ साफ शब्दों में कहूँ तो मैं मेरे बेटे अथर्व के लिए आपकी बेटी रूहानी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अभय की बातें सुनकर वह हैरान रह जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि अथर्व का रिश्ता रूहानी के इसलिए सामने से चलकर आएगा, जबकि वह खुद चाहता था कि रूहानी और अथर्व की शादी हो जाए। उसे वह खानदान और वह लड़का काफ़ी अच्छे लगते थे। ओम समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या कहना चाहिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं वह खुश भी थे कि उनकी बेटी के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है और वो इतने अच्छे घर जा सकती है। ओम जी की खामोशी देखकर अवनी जी और अभय के चेहरे पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें आ जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं। अभय जी ने अवनी जी को शांत रहने के लिए कहा और ओम जी से बोलते हैं, देखिए मिस्टर ओब्रॉय, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बेटी आपकी है, उसकी ज़िंदगी का फैसला भी आप ही लेंगे। हम दोनों तो बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने आए थे, अपने विचार आपके सामने रखने आए थे कि हमें आपकी बच्ची बहुत पसंद है, सुंदर है। हमारा दिल कहता है कि वह उतनी ही ज़्यादा अंदर से भी सुंदर होगी। जब आप हमारे बेटे का स्वभाव तो जानते ही हैं, जनाब साहब को हमेशा ही गुस्सा करते रहते हैं। अब उनकी ज़िंदगी में भी आराम की ज़रूरत है जो आपकी बेटी ही ला सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की जल्द से जल्द शादी हो जाए, वह भी आपकी बेटी से। अगर आपको ये सही लगता है तो आप हमें बता दीजिए। ओम जी, सच कहूँ तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी रूहानी आपके घर की बहू बने। अथर्व के बारे में मैंने काफ़ी वक्त से सुना था, जो जितना होनहार बिजनेसमैन है उतना गुस्से वाला भी है, लेकिन उसका चेहरा देखकर मैं कह सकता हूँ कि वह दिल से बहुत अच्छा इंसान है और ऐसे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करना गलत नहीं समझूंगा। आपके घर में अपनी बेटी को देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओम जी की बातें सुनकर अभय और अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उन दोनों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अवनी खुशी से बोलती हैं, मिस्टर ओब्रॉय, आपने मेरी खुशी को 2 गुना कर दिया। आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर मैं तो धन्य हो जाऊंगी। मुझे आपकी बेटी पहली नज़र में ही अच्छी लगी। मुझे यकीन है वह हमारे घर की बहू बनकर हमारे घर को खुशनुमा कर देगी। अबे एकदम सही कह रही हो अवनी, आपकी बेटी एकदम फूल जैसी है। उसकी महक से मेरा पूरा घर आंगन रोशन हो जाएगा और मेरे बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मुझे टेंशन हो रही है कि पता नहीं आप क्या कहेंगे या नहीं, लेकिन आपने हाँ कह दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ओम जी, वह सब तो ठीक है मिस्टर कपूर, लेकिन सबसे पहले हमें बच्चों से पूछना होगा। आपको अथर्व से पूछना पड़ेगा और मुझे रूहानी से पूछना पड़ेगा, तब जाकर हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ओम जी की बात सुनकर अवनी जी के तो चेहरे पर परेशानी झलकने लगती है। अवनी को पता था कि उसका बेटा इतनी आसानी से नहीं मानेगा, लेकिन उसे कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अभय जी ने बात को संभालते हुए कहा, हम अथर्व से बात कर लेंगे और आप रूहानी से बात कर लीजिएगा। जितना जल्दी हो सके हम शादी कर देते हैं इन बच्चों की। वैसे भी इन बच्चों की अब उम्र हो गई है शादी की। ओम जी, जी जैसा आप ठीक समझे, मैं आज ही रूहानी से बात कर लेता हूँ। अभय जी ज़रूर, मैं भी अथर्व से बात करता हूँ और फिर आगे हम सब मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है।
ओम जी ने हाँ में सिर हिला दिया और उन तीनों ने काफ़ी देर तक बातें की और आगे आने वाली हर सिचुएशन के बारे में डिस्कशन करने लगे। कुछ ही देर के बाद वो तीनों वहाँ से चले गए। ओम वहाँ से सीधा अपनी कंपनी में चला गया। शाम को जाकर वो रूहानी से बात करने वाला था। उसे घबराहट हो रही थी कि पता नहीं रूहानी उनकी बातों को मानेगी या नहीं। लेकिन जहाँ तक रूहानी का स्वभाव था कि वह अपने पापा की बातों को कभी नहीं टालती थी, तो इस बार भी शायद रूहानी मान ही जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी तो अथर्व की, जो कि अभय और अवनी को झेलनी थी। अथर्व को मनाना इतना आसान नहीं था। आसान शब्दों में कहें तो बहुत गलत साबित होगा। अथर्व को मनाना एकदम असंभव था। अब पता नहीं ये लोग अथर्व से किस तरह बात करेंगे और आगे क्या होने वाला है। शाम के 5 बजे रूहानी और लड्डू अपने घर के गार्डन में फुटबॉल खेल रहे थे कि तभी एक गाड़ी बंगले के बाहर आकर रुकती है। रूहानी उस गाड़ी के पास आई और दरवाज़ा खोलकर प्यार से देखने लगी कि तभी ओम जी गाड़ी से बाहर आए और रूहानी उनके हाथों से बैग लेकर प्यार से बोलती है, वेलकम बैक पापा। रूहानी की प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर ओम जी भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। उन्होंने रूहानी के माथे पर हाथ रख दिया और प्यार से बोलते हैं, बेटा मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ और आधे घंटे बाद तुम मेरे कमरे में आ जाओ, ठीक है। इतना कहकर ओम जी वहाँ से चले गए। रूहानी को कुछ नहीं समझ में आया उसके पापा उससे क्या बात करना चाहते हैं। उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने लड्डू को उसके घर पे छोड़ दिया और वापस घर के अंदर चली आई। कुछ देर के बाद रूहानी अपने पापा के कमरे में आई तो उसने देखा ओम जी कमरे की खिड़की के पास चुपचाप खड़े हैं। उनके हाथ में रूहानी के माँ की तस्वीर है और ये देखकर रूहानी ओम जी के पास आई और उस तस्वीर को देखते हुए बोलती है, लगता है आपको मम्मा की याद आ रही है। अगर ऐसा है तो आप मेरा चेहरा देख लीजिए, क्योंकि मेरी शक्ल बिल्कुल मम्मा जैसी है। शायद आपको मम्मा की याद कम आए। तुम्हें पता है, जब तुम्हारी माँ अपना दम तोड़ रही थी तब उसने मुझसे एक वादा लिया था कि उसकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ख्याल रखूं। जब तक उसकी बेटी मेरे साथ है तब तक मैं उसे ज़िंदगी की वो सारी खुशियां दूं। उसकी बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में दूं जो उसकी बेटी को कभी कोई तकलीफ़ ना दे, आने दे, हमेशा से खुश रखे। आज तुम्हारी माँ के उसी वादे को पूरा करना चाहता हूँ मैं। रूहानी सवालिया नज़रों से अपने पापा के चेहरे को देख रही थी। ओम जी ने गहरी सांस ली और कहते हैं, रूहानी तुम्हारे लिए रिश्ता आया है और वह घर खानदान तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी वहाँ पर शादी हो जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को निभा लूँ। अपने पापा की बातों को सुनकर रूहानी हैरान रह गई। एकदम से रिश्ते वाली बात सुनकर तो उसका दिमाग जैसे हैंग करने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्या करे। वह बस खामोशी से अपने पापा के चेहरे को ही देख रही थी। ओम जी ने उसकी परिस्थिति को समझते हुए उससे कहते हैं, इसलिए वह बोल रहे थे, मेरी बच्ची घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। वह बहुत अच्छा रिश्ता देखा है मैंने तुम्हारे लिए। सब कुछ बहुत अच्छा है। बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे इस सपने को पूरा कर दोगी? रूहानी हैरानी से बोलती है, पापा एकदम से सब मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, क्या करूँ। ओम जी घबराने की ज़रूरत नहीं, शांति से मेरी बातों को सुनो। देखो तुम मिस्टर अभय कपूर को तो जानती हो, बेंगलुरु और इंडिया के इतने बड़े बिजनेसमैन, और उनका बेटा यानी कि अथर्व कपूर का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। वो लोग तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। उन्होंने उनके सामने से ये अपने रिश्ता भेजा है। अथर्व का नाम सुनते ही तो रूहानी के रोंगटे खड़े हो गए और उसके सामने अथर्व का वही आकर्षक चेहरा और उतना ही सनकी चेहरा घूमने लगा जिसने रूहानी को डरा कर रखा है। अथर्व का सनकी बर्ताव रूहानी से छुपा नहीं था, जो वो ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताकर अपनी बेवकूफ़ी करे। रूहानी को कहीं गुम देखकर ओम जी बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, अथर्व कपूर को नहीं जानती क्या?
रूहानी अपने ख्यालों से बाहर आई और परेशान से होकर बोलती है, कल रात को होटल के बाहर आप जिस आदमी से बात कर रहे थे, क्या वही अथर्व कपूर है? ओम जी, हाँ वही है अतफ कपूर, कपूर एंटरप्राइजेस का सीईओ। और उसका रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। उसके माता पिता तुम्हारी और अतफ की शादी कराना चाहते हैं। रूहानी की तो हालत ही खराब हो गई। जिस आदमी से वो दूरी बनाने के बारे में सोच रही थी, उसी से उसकी शादी की बातें चल रही थी। रूहानी जानती थी कि वो आदमी कितना अजीब है, और उसकी सनक की तो बात ही मत पूछो। वो तो हद पार है। रूहानी एक सनकी और जुनूनी आदमी के साथ शादी कैसे कर सकती है? उसके साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है? ये तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? और मैंने आपके लिए आज की स्टोरी का पार्ट देखिए 30 मिनट से ऊपर रखा ना, तो मुझे कोई भी कंप्लेन मत करिएगा कि मैं इतनी छोटी स्टोरी क्यों डालती हूँ। कभी कभी हो जाता है ना। तो चलिए कहानी को एंजॉय कीजिए और इसी तरह मेरी सारी कहानियों को सुनिए और बहुत सारा कमेंट करिए और लाइक करिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट में। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिए और सुनते रहिए। हाँ,